ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा विज्ञान आरंभ ही तब हुआ जब यूरोप को नए रूप में फिर से संस्कृत का परिचय हुआ। संस्कृत का एक परिचय था जो बड़ा ही अस्पष्ट था यूरोपियों के सामने, लेकिन सर विलियम जोन्स के द्वारा जब पहली बार कुछ चुने हुए कॉग्नेट शब्दों को लेकर के उनके समानांतर ईरानी भाषा से, प्राचीन ईरानी भाषा से लेते हुए यूनानी भाषा तक, लैटिन भाषा तक, और इसके बाद जो हाई जर्मन और लो जर्मन भाषाओं तक, उन शब्दों को लेकर के जब उसके स्वरूप को दिखा दिया गया, ये बीज पड़ता है यूरोप को एक नए शास्त्र का पता चला। नए शास्त्र को उन्होंने हमको बहुत सारे नए शास्त्र सिखाए हैं, पर कुछ तो यहाँ से भी उनको मिला है, इसको कोई कहने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो यह जो भाषा विज्ञान है, तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, उसका मूल संस्कृत के उससे है। इसलिए वो वैज्ञानिकता तो बहुत पहले से हमको मालूम है, और उस वैज्ञानिकता के मूल में निर्वचन का एक रूप तो वो है जो धातु पर मुख्यतया आश्रित है। मंत्र में दो अक्षर हैं, मन और त्र। तो मन से मनन और त्र से त्राण, ये अर्थ आ गया। अपने देवताओं के स्वरूप को समझने के लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आश्रय हम ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय परंपरा अपने अर्थ को भूल गई है और वो इसलिए उसकी तरफ बिना ध्यान दिए हुए भी हम केवल तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की सहायता से उस अर्थ को समझ लेंगे। इसके कारण एक गैप हैज बीन क्रिएटेड टेक्स्ट में और उसके व्याख्या में। मूल ग्रंथ के और उसके अर्थ को समझने के लिए जो हमने प्रयास 200 सालों में, 250 सालों में किया है, उसमें एक अंतराल पैदा हो गया है कि मूल ग्रंथ कहीं का और पद्धति कहीं की। उस पद्धति से इस ग्रंथ को समझने के प्रयास में एक अंतराल तो पैदा ही होगा। उस अंतराल को कैसे हम पाटें और हम उसका भी उपयोग करें, मैं उसके उपयोग का तो विरोध नहीं करता हूँ। ठीक है, बहुत सारी बातें उससे हमको समझ में आती हैं, आएंगी, आनी ही चाहिए, पर हम अपनी पद्धति से जो यास्क के द्वारा, जो बृहद्देवता के द्वारा जो रखी गई है, जो सर्वानुक्रमणी में सारी सूक्त के स्वरूप को निर्मित करती है, बताती है, उसको भी हमको पहले ध्यान में रखना चाहिए।